सभी व्यूअर्स को डॉक्टर पवन ओबराय की तरफ से नमस्कार। मैं डॉक्टर पवन ओबराय स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पर। तो व्यूअर्स, आज इस वीडियो में लास्ट में आपसे वीडियो डिस्कस कर रहा हूं फूड न्यूट्रिशन हाइजीन की, जो आपका यूनिट वाइज जो मैंने सीरीज स्टार्ट कर रखी थी। तो यूनिट फोर्थ का इस वीडियो में मैं आपसे सेकंड पार्ट डिस्कस कर चुका हूं। ठीक है, इससे पहले के सारे पार्ट जो हैं लगभग देखिए 731 से मैं डिस्कस कर रहा हूं, 812 तक डिस्कस करूंगा और 730 तक मैं जो है सारे डिस्कस कर चुका हूं। तो जो स्टूडेंट फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो को देख रहे हो तो जो मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय, और इसकी प्लेलिस्ट विजिट कर लीजिएगा फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन। तो उसमें लगभग 32 से ज़्यादा आपको वीडियोज़ मिलेंगी और ग्रीन कलर का थंबनेल इंग्लिश मीडियम में है और रेड कलर का थंबनेल जो है वो हिंदी मीडियम में वीडियोस का है, तो आप उसे देखें। मॉडल टेस्ट पेपर भी मैंने दिया है जिसमें सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ का क्वेश्चन पेपर है, ऑलरेडी बीए थर्ड ईयर में आया हुआ पेपर है ये, और 2 पेपर है, फंडामेंटल ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है, और एक मॉडल टेस्ट पेपर के नाम से। तो वो बुकलेट हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में है, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ की। तो जो कि अभी जुलाई अगस्त 2021 में जो एग्जाम हुए थे उसमें होम साइंस में पेपर आया हुआ था, तो वही आपका सिलेबस है इसमें। ठीक है व्यूवर्स, तो डिस्कस करते हैं आपसे लास्ट जो है पार्ट में डिस्कस कर रहा हूँ। बाकी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं बीच बीच से आपसे डिस्कस करता रहूँगा, बीच बीच में जैसे ही मैं तैयार कर रहा हूँ तो आपसे मैं डिस्कस करूँगा जरूर। बाकी ये यूनिट वाइज मैं लगभग 1400 के आसपास क्वेश्चन जो है वो अब तक मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूं, तो आप प्लेलिस्ट विजिट करके देख सकते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 731 है कि उच्च रक्तचाप के लक्षण है। देखिए, जो उच्च रक्तचाप होता है जिसे हम हाई ब्लड प्रेशर कहते हैं, तो उसमें चक्कर भी आते हैं, सर में दर्द भी होता है और उल्टी भी आती है, वॉमिटिंग भी होती है। तो डी ऑप्शन इसमें करेक्ट है कि ये सभी लक्षण होते हैं। किन रोगों की स्थिति में रक्तचाप यानी कि ब्लड प्रेशर के बढ़ने की आशंका रहती है? तो जब रक्त संचालन संस्थान का विकार तथा गुर्दे का विकार होता है। उच्च रक्तचाप की समस्या से बचा जा सकता है, यानी कि अगर हाई ब्लड प्रेशर को रोकना हो, है ना, तो क्या उपाय करने चाहिए? तो देखिए, एक तो मानसिक तनाव कम लेना चाहिए, यानी सोचना कम होना करना चाहिए, टेंशन कम लेनी चाहिए, दौड़ धूप और व्यस्तता को कम करनी चाहिए, और नींद पर्याप्त लेनी चाहिए, और विश्राम करना चाहिए, आराम करना चाहिए, और अपने मोटापे को जो है वो नियंत्रित करना चाहिए। तो डी ऑप्शन इसमें करेक्ट है कि इन सभी उपायों के द्वारा। उच्च रक्तचाप की स्थिति में, यानी कि जब ब्लड प्रेशर हाई होने लगता है, तो किस खनिज की मात्रा अत्यधिक घटा देनी चाहिए? सोडियम खनिज यानी कि नमक, ठीक है, Na जो है वो इसका नाम होता है, तो आप ध्यान रखिएगा, नमक जो होता है वो एक खनिज होता है। तो सोडियम खनिज में बच्चे कंफ्यूज ना हो, तो इसलिए आपको ध्यान रखना, ये नमक ही आपसे कह रहा है, ठीक है ना। मोटापे से क्या आशय होता है? तो देखिए, ये शारीरिक भार से संबंधित समस्या होती है, और मोटापा कुपोषण की एक अवस्था है, और इसका मुख्य कारण व्यक्ति द्वारा आवश्यकता से अधिक भोज्य पदार्थ ग्रहण करना है। तो डी ऑप्शन इसमें सही है कि ये सभी कथन सत्य हैं। मोटापे का कारण नहीं है, देखिए धर्म, है ना, धर्म से मोटापे का कोई मतलब नहीं होता। मोटे व्यक्ति को आहार में नहीं लेना चाहिए, तो देखिए उसको वसा नहीं लेनी चाहिए, प्रोटीन उसको ज़्यादा मात्रा में लेना चाहिए, वसा उसको नहीं लेनी चाहिए। मोटापे के कारण क्या है? देखिए, वसा भी हो सकती है, वंशानुक्रम भी, यानी कि पीढ़ी दर पीढ़ी चलता हो, किसी के परदादा को हो, फिर दादा को, उसके पिताजी को हो, और फिर उस व्यक्ति को स्वयं को हो, तो उसे हम वंशानुक्रम कहते हैं ना, पीढ़ी दर पीढ़ी। और कम शारीरिक श्रम करके, तो ये सभी रीजन हो सकते हैं इसमें। मोटे व्यक्तियों को अपना शारीरिक भार कम करने के लिए कितनी कैलोरी का भोजन कम लेना चाहिए? तो कम से कम 1000 कैलोरी उन्हें जो है कम कर देनी चाहिए, तभी जो है वो वजन कम हो सकता है शरीर का। शरीर की किस स्थिति में शरीर का भार आवश्यकता से 20% बढ़ जाता है? तो जब मोटापा आ जाता है ना, व्यक्ति मोटा हो जाता है, तभी शरीर का भार जो है वो बढ़ जाता है। व्यक्ति द्वारा आवश्यकता से अधिक भार ग्रहण करने के जो परिणाम होते हैं वो क्या होता है? देखिए, शरीर में आवश्यकता से अधिक जो है वो ऊर्जा भी उत्पन्न होती है,
और ऊर्जा की कुछ मात्रा ग्लाइकोजन के रूप में शरीर में संग्रहित हो जाती है तथा वसा के रूप में त्वचा के नीचे जमा हो जाती है और व्यक्ति स्थूलकाय हो जाता है तथा उसका शारीरिक भार काफी बढ़ जाता है ना, वो मोटा हो जाता है। तो ये सभी परिणाम होते हैं। मोटापे का कारण क्या होता है? तो देखिए दोनों ऑप्शन बिल्कुल सही हैं। एक तो अतिरिक्त कैलोरी भी ग्रहण करना और कार्यशीलता का अत्यधिक अभाव, यानी कि बैठे रहते हो चेयर पर, एक्सरसाइज ना करते हो, घूमने फिरने ना जाते हो। तो सी ऑप्शन करेक्ट है कि ए और बी दोनों विकल्प। मोटापे तथा आयु एवं लिंग का संबंध है। तो देखिए ये तीनों इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, आपको पता होने चाहिए कि मोटापा किसी भी आयु तथा लिंग में पाया जा सकता है, चाहे वो व्यक्ति हो, चाहे वो जो है वो व्यक्ति महिला हो या पुरुष हो, दोनों मोटे हो सकते हैं। और मोटापे की समस्या 30 से 50 वर्ष की आयु अवधि में अधिक पाई जाती है, ये भी बिल्कुल ठीक है। और मोटापे की समस्या मध्य आयु वर्गीय महिलाओं में पुरुषों की अपेक्षा अधिक पाई जाती है ना। तो ये भी तीनों ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। तो डी ऑप्शन ये सही है कि ये सभी कथन सत्य हैं। भोजन ग्रहण करने की कौन सी आदत मोटापे की प्रवृत्ति को जन्म देती है? तो दिन भर में अगर थोड़े थोड़े समय पर कुछ ना कुछ खाते रहने की आदत। प्रोटीन तथा वसा के निर्माण के लिए कितने ग्राम प्रोटीन लेना आवश्यक है? तो कम से कम 100 ग्राम, यानी 100 ग्राम जो है वो उन्हें लेनी चाहिए। मध्य आयु में लोगों में वृद्धि हो जाती है। मध्य आयु में मतलब यानी कि लगभग जब व्यक्ति जो है 30 साल से ऊपर हो जाता है तो व्यक्ति जो है वो अधिकतर मोटा हो जाता है, यानी कि मोटापे में वृद्धि हो जाती है। किन ग्रंथियों से निकलने वाले रस के अधिक स्राव के कारण व्यक्ति दुर्बल हो जाता है? थायराइड। ठीक है, आपने सुना होगा कि किसी को थायराइड की बीमारी हो गई है, तो ये बात ध्यान रखिएगा। मोटे व्यक्ति को आहार में नहीं लेना चाहिए। तो देखिए अब ये क्वेश्चन आया था, दोबारा रिपीट हो गया है। वसा नहीं लेनी चाहिए। दुर्बलता से किस रोग की संभावना बढ़ जाती है? यानी कि व्यक्ति जो है धीरे धीरे उसका वेट कम हो रहा है, भार कम हो रहा है, वो पतला होता जा रहा है, काफी कमजोर हो जाता है, कुछ खाया पिया उसको नहीं लगता, तो उसको हो सकता है कि टीबी की बीमारी हो जाए। मोटे व्यक्तियों को आहार में भोज्य पदार्थ अधिक लेने चाहिए, तो कि उसको फल भी अधिक लेने चाहिए, हरी सब्जियां भी अधिक लेनी चाहिए और रेशेदार पदार्थ भी लेने चाहिए, क्योंकि इसमें तेल नहीं होता, ऑयली भोजन नहीं होता। जितना ऑयली भोजन कम होगा उतना जो है उसका वेट कम होगा। तो उपयुक्त सभी इसका सही आंसर है। एक साधारण पुरुष को कितने कैलोरी ऊर्जा देनी चाहिए? तो 1400 से 1600 है ना किलो कैलोरी जो है वो देनी चाहिए। शरीर की किस स्थिति में शरीर का भार आवश्यकता से 10% बढ़ जाता है? देखिए उसे अधिक भार कहते हैं। अगर 10% बढ़ जाता है तो अधिक भार होगा, और अगर 20% बढ़ जाता है तो वो उसे हम मोटापा कहेंगे। शरीर की किस स्थिति में या शरीर किस स्थिति में शरीर का भार आवश्यकता से 20% बढ़ जाता है? तो अभी मैंने बताया मोटापा। मोटापा किस यंत्र के द्वारा नापा जाता है? ठीक है, कैलिपर। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैलिपर यंत्र के द्वारा मोटापे को हम माप सकते हैं या नाप सकते हैं। कब्ज का प्रकार नहीं है, तो इसमें ये जो सामाजिक कब्ज होती है, बाकी तीनों तो प्रकार हैं कि मरोड़ वाला कब्ज भी होता है, मनोवैज्ञानिक कब्ज भी होता है और निरंतर मल भी बहता रहता है। तो ये तीनों प्रकार के तो कब्ज होते हैं, लेकिन जो सामाजिक कब्ज होता है ये कब्ज का प्रकार नहीं होता। कब्ज का कारण हो सकता है, तो देखिए शौच जाने की अनियमित आदत है ना, और अपर्याप्त मात्रा में फल और सब्जियों का तथा रेशेदार पदार्थों को ग्रहण करना, और शारीरिक क्रियाओं एवं गतिशीलता की अत्यधिक कमी। तो डी ऑप्शन इसमें सही है कि इन कारणों में से कोई भी कारण हो सकता है। विभिन्न कारणों से मलाशय की संवेदनशीलता कम हो जाने
तथा मलाशय में मल पदार्थ एकत्र हो जाने पर भी मल उत्सर्जन की इच्छा ना होने की स्थिति में होने वाली कब्ज को हम कहते हैं, तो उसे एटोनिक कब्ज कहते हैं। ध्यान रखेंगे, एटोनिक कब्ज। कब्ज निवारण का दिनचर्या संबंधी उपाय है। तो इसका उपाय सिर्फ यही है कि प्रातः एवं सायंकालीन यानी कि सुबह और शाम को भ्रमण करना चाहिए और नियमित व्यायाम करना चाहिए, एक्सरसाइज करते रहने चाहिए। कब्ज निवारण के उपाय के रूप में द्रव पैराफिन के विषय में क्या सत्य है? देखिए, तीनों ऑप्शन बिल्कुल सही है कि यह आंतों से रक्त में अवशोषित नहीं होता और रात में 30 मिलीलीटर मात्रा लेने से यानी कि आधा गिलास लगभग कब्ज निवारण हो जाता है और इसके उपयोग से विटामिन ए, डी तथा ई का जो अवशोषण है वो रुक जाता है। तो ये तीनों जो कथन है बिल्कुल सही है। अतिसार, इंग्लिश में कहते हैं कॉन्स्टिपेशन। तो ये कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। अतिसार में किन तत्वों की कमी हो जाती है? तो जो पोषक तत्व होते हैं उनकी कमी हो जाती है। व्यक्ति को दिन में कितनी बार मल त्यागने जाना चाहिए? कम से कम देखिए 2 बार, सुबह और शाम को या रात को। अतिसार से तात्पर्य है, देखिए अतिसार से तात्पर्य जो है वो एक्चुअली लक्षण से होता है। अतिसार का मुख्य कारण या प्रमुख कारण क्या होता है? तो जो भोज्य पदार्थों से एलर्जी हो सकती है। कभी कभी ऐसा खाना खा लिया जाता है जिससे किसी भी व्यक्ति को एलर्जी हो सकती है। अतिसार के विषय में सत्य क्या है? देखिए, तीनों बिल्कुल सही स्टेटमेंट है कि अतिसार जो है वो एक रोग होता है, एक बीमारी होती है और अतिसार में आंतों का पानी तथा अन्य पोषक तत्वों को अवशोषण करने की शक्ति क्षीण हो जाती है और अतिसार की दशा में बिना पचा हुआ भोज्य पदार्थ मल के रूप में शरीर से बाहर आ जाता है। तो ये जो तीनों ऑप्शन है ये बिल्कुल सही है। अतिसार का कारण हो सकता है, देखिए अपच भी हो सकता है, यानी कि ऐसा कुछ खा लिया हो जो ठीक से ना पचा हो। संक्रमण भी हो सकता है और कुछ मनोवैज्ञानिक कारण भी हो सकते हैं। तो डी ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही है कि ये सभी कारण। निर्जलीकरण के प्रभाव स्वरूप, अब क्या होता है जब निर्जलीकरण हो जाता है तो उसमें ये होता है कि एक तो शरीर में जल तथा खनिज लवणों की कमी भी हो जाती है, त्वचा सूखी तथा झुर्रीदार हो जाती है, मूत्र विसर्जन की दर घट जाती है तथा शरीर से पसीना निकलना बंद हो जाता है और शीघ्र उपचार ना होने पर किसी भी व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। तो डी ऑप्शन इसमें सही है कि ये सभी परिणाम हो सकते हैं। अतिसार का प्रमुख कारण, देखिए एक क्वेश्चन ऊपर था 766 और 768, इसमें ये देखिए संक्रमण और विषाक्त जीवाणु और रासायनिक पदार्थ, क्वेश्चन वही है बट ऑप्शन अलग अलग हैं। तो डी ऑप्शन करेक्ट है, ये सभी हो सकते हैं। अतिसार का प्रकार है, तो देखिए अतिसार जो होता है वो सामान्य तरह का भी हो सकता है, विशिष्ट अतिसार भी हो सकता है और विशेष खाद्य पदार्थों से होने वाला अतिसार भी है। तो डी ऑप्शन इसमें करेक्ट है, ये सभी। तेज ज्वर यानी कि बुखार की स्थिति में निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ वर्जित है? जब किसी को बुखार होता है तो उसे मिर्च मसाला भी नहीं देना चाहिए, कोई तला भुना खाना भी नहीं देना चाहिए और रेशेयुक्त खाना भी उसको नहीं देना चाहिए। तो डी ऑप्शन करेक्ट है इसमें, ये सभी। तीव्र ज्वर जो है वो किस रोग से होता है? ज्वर मतलब यहाँ बुखार से होता है, फीवर से होता है। तो ये जुकाम से भी हो सकता है, टॉन्सिल से भी हो सकता है और निमोनिया से भी हो सकता है। तो टी ऑप्शन सही है, ये सभी। दीर्घकालीन ज्वर है यानी कि जो किसी को बहुत ज्यादा समय तक रहता है, तो तपेदिक की बीमारी भी हो सकती है, टाइफाइड भी हो सकता है और पोलियो भी हो सकता है। तो डी ऑप्शन करेक्ट है, ये सभी। एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर का जो तापमान होता है वो कितना होता है? तो ये आपको यहाँ याद रखना है, 98.44 डिग्री फ़ारेनहाइट। एफ मतलब फ़ारेनहाइट, ठीक है। तो
जब इससे ज़्यादा हो जाता है तो हम कहते हैं कि हमें बुखार हो गया, फीवर आ गया, वरना 98.44 डिग्री फ़ारेनहाइट जो होता है वो एक सामान्य व्यक्ति का तापमान होता है। ज्वर नियंत्रण के बाद निम्न में से कौन सा आहार नहीं देना चाहिए? तो उसको रोटी नहीं देनी चाहिए। मोती झरा में सामान्यतः से कितने गुना प्रोटीन की मात्रा देनी चाहिए? तो कम से कम 3 गुनी मात्रा देनी चाहिए। कम ज्वर में कैसा आहार देना चाहिए? तो उनको कोमल आहार देना चाहिए। टाइफाइड के रोगी के लिए रोगी के स्वास्थ्य के लिए अनुकूल तथा प्रतिकूल भोज्य पदार्थ हैं। तो इसमें दोनों ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हैं कि अनुमोदित या अनुकूल भोज्य पदार्थ होते हैं रिफाइंड तृणधान्य, दूध या दूध से बने हुए भोज्य पदार्थ, अंडा, मांस, मछली, मुर्गा आदि, और मांस बहुत अधिक गले हुए तथा फलों का रस। और वर्जित या जो प्रतिकूल भोज्य पदार्थ है वो होता है संपूर्ण अनाज, रेशेयुक्त पदार्थ, तले हुए अथवा मिर्च मसाले वाले खाद्य पदार्थ, चटनी, पापड़, अचार, गाढ़ी चाय या कॉफी। तो ये प्रतिकूल भोज्य पदार्थ है, यानी कि ये नहीं देना चाहिए जिस भी किसी व्यक्ति को टाइफाइड होता है। तो सी ऑप्शन इसमें करेक्ट है ना, कि ए और बी दोनों विकल्प। निम्नलिखित में से कौन सी एक स्वतंत्र स्वयंसेवी संस्था है? तो ये आंसर है आपका रेड क्रॉस सोसाइटी। रेड क्रॉस सोसाइटी एक स्वतंत्र स्वयंसेवी संस्था है। केयर संस्था संबंधित है। जो केयर संस्था है वो एक्चुअली बालकों के पोषण से संबंधित है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1948 में। WTO की हुई थी, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की 1995 में, और WHO की हुई थी, तो ये विश्व स्वास्थ्य संगठन की हुई थी 1948 में। विश्व स्वास्थ्य संगठन दिवस कब मनाया जाता है? तो ये भारत में 7 अप्रैल को मनाया जाता है। WHO यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन का जो क्षेत्र दक्षिण पूर्वी एशिया का मुख्यालय, जो हेड ऑफिस है, हेड क्वार्टर है, वो कहाँ है? तो ये है आपका दिल्ली में। यूनिसेफ का लक्ष्य है, देखिए जो यूनिसेफ का जो लक्ष्य है ये बच्चों के सर्वांगीण विकास, यानी कि जो बच्चे होते हैं उसका पूरी तरीके से संपूर्ण रूप से विकास। रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना स्विस हेनरी डुनेट द्वारा कब की गई थी? तो ये भी एक अपने आप में क्वेश्चन है कि रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो आप वहां पे नाम लिखेंगे स्विस हेनरी डुनेट। और दूसरा, वो स्थापना जो की गई थी सन 1864 में की गई थी। तो इसकी स्थापना जो हुई थी वो सन 1864 ईस्वी में हुई थी। राष्ट्रीय पोषण संस्थान की स्थापना हुई तो सन 1959 में हुई थी राष्ट्रीय पोषण संस्थान की स्थापना। प्रतिरक्षा का कमजोर या मजबूत होना, तो ये बी ऑप्शन इसमें सही है कि जीव के लिए बहुत ही महत्व रखता है। प्रतिरक्षा का या के प्रकार हैं तो देखिए प्राकृतिक प्रतिरक्षा भी होती है और अर्जित प्रतिरक्षा भी होती है। तो सी ऑप्शन इसमें करेक्ट है, ए तथा बी दोनों। कमजोर प्रतिरक्षा के लक्षण क्या हो सकते हैं? एक तो देखिए व्यक्ति बार बार बीमार पड़ सकता है, उसको हर समय थकावट महसूस होती है, और उसको जो है जो घाव हो जाते हैं, कभी चोट लग जाती है तो जख्म हो जाते हैं, घाव हो जाते हैं, तो उसको भरने में समय भी लगता है। तो डी ऑप्शन करेक्ट है, उपयुक्त सभी। प्रतिरक्षा को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? तो देखिए चिंता भी हो सकता है, अनुचित जो है इसमें आहार विहार भी हो सकता है, और उचित नींद ना लेना भी हो सकता है। तो डी ऑप्शन सही है, उपयुक्त सभी। टीकाकरण है, टीकाकरण जो एक प्राकृतिक प्रतिरक्षा भी है और एक अर्जित प्रतिरक्षा भी। तो सी ऑप्शन इसमें सही है, ए तथा बी दोनों। एलर्जी की शिकायत है, तो जो एलर्जी की शिकायत है वो
कमजोर प्रतिरक्षा का लक्षण है। प्रतिरक्षा बढ़ाने के उपाय में क्या शामिल है? तो देखिए, एक तो हमें नींद अच्छी लेनी चाहिए। आजकल लोग रात रात भर मोबाइलों का जो यूज़ करते हैं, 2-2 3-3 बजे तक नींद कम लेते हैं, तो एक तो बीमारी ये है, ठीक है। दूसरा, पौष्टिक भोजन भी खाना चाहिए और उचित जो है वो व्यायाम भी करना चाहिए। तो डी ऑप्शन इसमें सही है कि उपयुक्त सभी। आंवला, नींबू, संतरा, ब्रोकली, लाल या पीली या हरी जो शिमला मिर्च होती है, शिमला मिर्च 3 तरह की होती है। जनरली आपने जो है हरी मार्केट में देखी होगी, लेकिन लाल और पीली भी होती है। और पत्ता गोभी आदि स्रोत किसके हैं? तो सारे विटामिन सी के होते हैं। चना, मूंगफली, सेम ये किसके स्रोत होते हैं? तो ये जिंक के स्रोत होते हैं। प्रतिदिन कितना विटामिन हमें लेना चाहिए? देखिए, इंग्लिश में हम विटामिन प्रोनाउंसिएशन करते हैं और हिंदी में हम विटामिन करते हैं, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा, दोनों में अंतर होता है। तो हमें प्रतिदिन जो है वो 1000 से 2000 IU हमें लेना चाहिए, ठीक है। विटामिन डी 1000 से 2000। खुबानी, फूल गोभी, चुकंदर, पालक, टमाटर तथा गाजर में पाया जाता है। तो इसमें बीटा कैरोटीन पाया जाता है, ठीक है, बीटा कैरोटीन। रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के उपाय क्या हैं? तो आहार भी हमें सही तरह का लेना चाहिए, यानी खान पान हमारा सही होना चाहिए, उचित हमारी दिनचर्या होनी चाहिए और गहरी नींद भी हमें लेनी चाहिए। तो डी ऑप्शन इसमें सही है, उपयुक्त सभी। डैश एक तीव्र अत्यधिक वायरल रोग है जिसकी विशेषता बुखार तथा पूरे शरीर पर छोटे लाल धब्बे होते हैं, तो उसको हम कहते हैं रूबेला। डैश एक पेशीय रोग है जिसमें मांसपेशियां, विशेषकर जबड़े की मांसपेशियां सख्त हो जाती हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं? टिटनेस, ठीक है। टिटनेस एक पेशीय रोग होता है। डैश अत्यधिक वसा एकत्रित होने के कारण शरीर के वजन में सामान्य वृद्धि हो जाती है, तो उसे क्या कहते हैं? मोटापा। 15 अगस्त 1995 से भारत में डैश को NPN-SPE के नाम से शुरू किया गया था। तो ये मध्याह्न भोजन कार्यक्रम शुरू किया गया। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कल की वीडियो में भी, इसे हम शॉर्ट में मिड डे मील बोलते हैं, ठीक है। तो मध्याह्न भोजन कार्यक्रम, तो ये 15 अगस्त 1995 से भारत में शुरू किया गया था, ये स्कूलों में दिया जाता है। डैश कार्यक्रम 1986 में प्रारंभ की गई एक केंद्र प्रायोजित योजना है, तो इसको हम कहते हैं गेहूं आधारित पूरक योजना, पूरक पोषण, गेहूं आधारित पूरक पोषण। तो ये भारत में सन 1986 में शुरू की गई थी। डैश यकृत की चोट को दर्शाता है जिसमें यकृत के ऊतकों में सूजी हुई कोशिकाएं उपस्थित पाई जाती हैं, तो उसे क्या कहते हैं? उसे हेपेटाइटिस कहते हैं, ठीक है, हेपेटाइटिस। डैश केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है तथा इससे अस्थायी या स्थायी पक्षाघात हो सकता है, उसे हम कहते हैं पोलियो। डैश संक्रमित व्यक्ति के मल से दूषित भोजन या पानी के सेवन से होता है, तो उसके सेवन से हो जाता है टाइफाइड, ठीक है, ध्यान रखिएगा। टाइफाइड संक्रमित व्यक्ति के मल से दूषित भोजन या पानी के सेवन से होता है। 2002 या 3 में डैश एक पायलट परियोजना के रूप में प्रारंभ किया गया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। किशोरियों के लिए पोषण कार्यक्रम, ठीक है, किशोरियों के लिए 2002 और 2003 में शुरू किया गया था। NNP का क्या अर्थ है? जैसे आप शॉर्ट में NEP पढ़ते हैं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, तो इसको हम कहते हैं शॉर्ट में NNP का जो पूरा नाम है वो होता है राष्ट्रीय पोषण नीति। एकीकृत बाल विकास सेवा, जिसे शॉर्ट में हम कहते हैं ICDS,
तो एकीकृत को इंग्लिश में हम कहेंगे इंटीग्रेटेड। कार्यक्रम द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवा योजना कौन सी नहीं है? मध्याह्न भोजन। ठीक है, ध्यान रखेंगे। डेंगू वायरस डैश मच्छर द्वारा संचारित होता है। तो डेंगू मच्छर जो होता है, एडीज एजिप्टी जो है मच्छर की जो प्रजाति होती है उसके काटने से होता है। एडीज एजिप्टी डैश में एक फ्लेवोनाइड होता है जिसे एंथोसाइनिन के रूप में जाना जाता है। तो उसे जानते हैं हम ब्लूबेरी के नाम से। ठीक है, ब्लूबेरी। डैश के बीज को तिल के नाम से भी जाना जाता है। तो जाहिर सी बात है तिल इसका आंसर है। और डैश ऑक्सीकरण रोधी का एक समृद्ध स्रोत होने के लिए प्रसिद्ध है तथा इसे दैनिक आधार पर पीने से शरीर के जो विषाक्त पदार्थ हैं वो निकल जाते हैं। तो ग्रीन टी, आपने अक्सर सुना होगा ग्रीन टी के बारे में। तो ये व्यूअर्स पूरे जो है 812 क्वेश्चंस के जो है ये पूरे कंप्लीट हो चुकी है वीडियो। इसकी काफ़ी सारे बच्चे मेरे से पीडीएफ भी ले चुके हैं, तो अगर आप लेना चाहें तो ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मोबाइल नंबर दे रखा है, सिर्फ मैसेज करिए, आपको ये पूरे 812 क्वेश्चन की पीडीएफ केवल 60 रुपीज़ लेकर के दे दी जाएगी। और उसके साथ 200 क्वेश्चन और जो सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ में भी जुलाई अगस्त 2021 में आए हुए थे क्वेश्चन पेपर, जो कि हिंदी इंग्लिश दोनों में है वो बुकलेट, तो वो भी आपको फ्री दी जाएगी। यानी कि 200 क्वेश्चन आपके वो हो जाएंगे और 812 क्वेश्चन आपके, तो 1012 क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे। ठीक है व्यूअर्स, तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। और स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय, और जो स्टूडेंट फर्स्ट टाइम में देख रहे हो तो आप प्लेलिस्ट विजिट कर लीजिएगा इसकी, तो आपको सारे क्वेश्चन इसमें मिलेंगे। थैंक यू।